खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं बिहार की। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया अपने मुकम्मल अंजाम तक पहुंच चुकी है। कल अंतिम दौर तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर बटन दबाए गए और उसके बाद आई बारी एग्जिट पोल्स की। अब एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होते, वो एक संकेत देते हैं, वो एक दिशा बताते हैं, ये चुनाव किस दिशा में जाता दिख रहा है। असल नतीजे 10 नवंबर को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल और सभी एग्जिट पोल्स में एक जो बड़ी बात देखने को मिली, हर एग्जिट पोल में विपक्षी महागठबंधन को बढ़त है। तो जो ये सवाल हम लगातार पूछ रहे थे, अब की बार किसका बिहार, क्या उसका जवाब मिल गया है कि अब की बार तेजस्वी सरकार और नीतीश कुमार सबसे ज्यादा नुकसान में दिख रहे हैं। जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है इन एग्जिट पोल्स के आंकड़ों में। जरा एक नजर डाल लीजिए, कल जो एग्जिट पोल्स आए वो क्या कुछ कह रहे हैं। जिंदाबाद, भारत माता की। बिहार में मतदान के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। न्यूज 24 आपको पूरे बिहार में सभी एग्जिट पोल का महा एग्जिट पोल दिखाएगा। आपके सामने नतीजों से ठीक पहले की पूरी चुनावी तस्वीर ये रही। न्यूज 18 और टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। इसके मुताबिक बिहार में एनडीए को 55 सीटें, जबकि महागठबंधन को 180 सीटें, एलजेपी को 0 और अन्य को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी न्यूज 18 टुडेज चाणक्य के सर्वे के मुताबिक बिहार में महागठबंधन की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनती दिख रही है। यहां एनडीए को भारी नुकसान का अनुमान जाहिर किया गया है। अगर इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल पर गौर करें तो यहां सर्वे में एनडीए को 69 से 91 सीटें, महागठबंधन को 139 से 161 सीटें, एलजेपी को 3 से 5 सीटें और अन्य को 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी महागठबंधन को यहां भी पूर्ण बहुमत या यूं कहें कि बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं टाइम्स नाउ और सी वोटर के एग्जिट पोल में एनडीए को 116 सीटें, महागठबंधन को 120 सीटें, एलजेपी को 1 सीट और अन्य के खाते में 6 सीटें मिली हैं। यानी टाइम्स नाउ और सी वोटर के एग्जिट पोल में महागठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। ये पूर्ण बहुमत से सिर्फ 2 सीट कम है। वहीं करीबी टक्कर में एनडीए दूसरे नंबर पर नजर आ रहा है। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए को 104 से 128 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन को 108 से 131 सीटें मिली हैं। चिराग पासवान की एलजेपी को 1 से 3 सीटें दी गई हैं, जबकि अन्य को 4 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में महागठबंधन को साफ तौर पर पूर्ण बहुमत मिला है। कांटे की टक्कर में एनडीए के दूसरे नंबर पर रहने का अनुमान है। अब सभी एग्जिट पोल के औसत के हिसाब से महा एग्जिट पोल के नतीजे देखिए। न्यूज 24 ने सभी एग्जिट पोल्स का महा एग्जिट पोल किया। इसमें एनडीए को 101 सीटें मिलती दिख रही हैं, महागठबंधन को 134 सीटें मिलने का अनुमान है, एलजेपी को 3 सीटें और अन्य को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर चुनाव नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक आए तो बिहार में बड़ा बदलाव तय है। यानी सीएम नीतीश कुमार के 15 साल के सुशासन के दावों पर तेजस्वी यादव के वादे भारी पड़ सकते हैं। विशेष पैकेज दिया गया और सहसा ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 24। तो क्या बदलाव के लिए वोट दिया है, बदलाव की बयार है क्या बिहार में? ये अंतिम नतीजे कतई नहीं है,
लेकिन एक दिशा जरूर दिखा रहे हैं, एक सेक्युलर ट्रेंड दिख रही है विपक्षी महागठबंधन के पक्ष में। और चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, बीजेपी उनकी सहयोगी है, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश, विपक्षी खेमे से जो सत्ता में आ सकता है अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित हुए, मेरे साथ फैजल अली आरजेडी के प्रवक्ता हैं और अजय उपाध्याय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन आप सबसे चर्चा शुरू करूं उससे पहले सौरभ कुमार के पास आपको लिए चलता हूं, पटना में मौजूद हैं। और सौरभ, अब जाहिर सी बात है विपक्षी महागठबंधन के खेमे में तो खुशी की लहर होगी, लेकिन मेरी दिलचस्पी ये जानने में है कि जो सत्ता पक्ष है, खास नीतीश कुमार, जेडीयू के खेमे में क्या सन्नाटा पसरा हुआ है या फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, अभी उम्मीद के सहारे अभी उनका जहान, उनकी दुनिया कायम है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाहे विपक्ष हो या सत्ता दल हो, सभी तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 10 सर्कुलर रोड पे और यह लालू राबड़ी का सरकारी आवास है। आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल सिक्योरिटी वाले हैं, इनके अलावा ना कोई कार्यकर्ता है ना ही कोई नेता है। मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील किया है कि जब तक परिणाम सामने नहीं आ जाए तब तक वो ना ही कोई खुशी मनाए और ना ही यहाँ पर आए, यानी उनसे मिलने की कोशिश करें। सबसे बड़ी बात है कि कल तेजस्वी यादव का जन्मदिन है और देखना यह होगा कि कार्यकर्ता और नेता उसे किस ढंग से मनाते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने लोगों से, यानी अपने जो लोग हैं उनसे अपील किया है कि वह शांतिपूर्वक कल का जो जन्मदिन है उसको मनाने का काम करें। तो निश्चित रूप से खामोशी जो है वह दोनों तरफ दिखाई दे रही है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। जी, तो एक अजीब सी चुप्पी है, अभी कोई खुशी की लहर नहीं है और मायूसी भी है क्या? राजीव रंजन, सभी एग्जिट पोल आपको पिछड़ता दिखा रहे हैं और उसमें खास बात ये, एनडीए में सबसे ज्यादा नुकसान आपको, नीतीश कुमार को, आपकी पार्टी को होता दिख रहा है। देखिए, अभी पिछली बार जो एग्जिट पोल था और एग्जैक्ट पोल के जो नतीजे थे, दोनों में काफी बड़ा फर्क था और कई ऐसे इस विश्लेषण से तथ्य उभर करके आते हैं जिनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से विश्वसनीय ये एग्जिट पोल नहीं दिखता है। और उसकी वजह यह है कि अलग अलग सामाजिक समूहों का जब विश्लेषण हुआ है, ज्यादातर समूहों में नीतीश कुमार जी और एनडीए की स्वीकार्यता ज्यादा है। दूसरी तरफ जो मुखर मतदाता और मौन मतदाताओं का फर्क है, आरजेडी के जो सामान्य तौर पर जो मतदाता है वो बहुत ही आक्रामक पोलिंग स्टेशन पर रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, वीआईपी और हम सबके कार्यकर्ता शामिल हैं, उनको मौन मतदाता के तौर पर इस पूरे चुनाव में देखा गया। तो मौन मतदाता पर अभी भी आप दारोमदार, आपकी उम्मीदों का दारोमदार है राजीव रंजन, पर 15 साल में सबसे कम सीटें लेती दिख रही है जेडीयू और मुख्यमंत्री के तौर पर भी पहली पसंद तेजस्वी बन गए हैं। नीतीश कुमार को ऐसा आलम कभी देखना, ऐसी स्थिति फेस करने की नौबत नहीं आई। देखिए, सबसे पहले तो ये एग्जैक्ट पोल को देख लेते हैं और उसके बाद विश्लेषण के लिए काफी अवसर होगा। पूरे दिन हम लोग उपलब्ध रहेंगे। मैं मानता हूं कि महिलाओं के बीच नीतीश कुमार जी और एनडीए की जो पहुंच है और जो उनकी स्वीकार्यता है वो बहुत ज्यादा है। वो 50% आबादी का हिस्सा है। महिलाओं को बहुत ज्यादा एग्जिट पोल में उनको कवर किया गया, नहीं किया गया, उनसे सवाल पूछे गए कि नहीं पूछे गए, सैंपल साइज और उसपे जो अनुपात है, ये तमाम वैज्ञानिक तथ्य हैं और सेफोलॉजी का जो गणित है, अगर उसके विश्लेषण में इन बिंदुओं की उपेक्षा हुई और कुछ प्रतिशत मतों का स्विंग भी इधर से उधर होगा तो इसके ठीक विपरीत परिणाम होंगे। नहीं, वो बात मैं कह रहा हूं, देखिए ये एग्जिट पोल हैं पर ये एक संकेत देते हैं और संकेत क्या आपको ये भी मिल रहा है कि देखिए बीजेपी अच्छा कर रही है और एलजेपी हनुमान बनी घूम रही है बीजेपी की। आपके खिलाफ आपकी 115 की 115 सीटों पर जहां आपने उम्मीदवार खड़े किए, एलजेपी ने भी उम्मीदवार खड़े किए, वहां पर नुकसान हुआ है क्या? नुकसान आपको होता दिख रहा है?
देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, अगर कोई आत्मघाती दस्ते में शामिल होना चाहेगा तो कोई मना नहीं कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी को अपनी ओर से काफी मेहनत करनी पड़ी और चिराग पासवान के आसमानी आकांक्षाओं को उनको नियंत्रित रख पाने में काफी कठिनाइयां आई। अब वो लड़े, उनकी सीट का, उनकी पार्टी का क्या होगा ये बिल्कुल साफ है और ये सच है। पर आपका नुकसान कर दिया क्या? पासवान की भी जबकि हुई, आपका नुकसान किया चिराग पासवान ने, राजीव रंजन? अब तो आंकड़े जब आएंगे, परिणाम जब वास्तविक परिणाम आएंगे, हाँ तब इस विश्लेषण को हम लोग ठीक देखेंगे है। और पर फिर पार्टी गुरु, और गठबंधन इसकी समीक्षा करेगा। हाँ गुरु, एक चीज तो साफ दिख रही है, यहां पर जो नाराजगी थी वो नीतीश कुमार के खिलाफ थी। आप अपना आंकड़ा बनाए हुए हैं, 53 सीटें पिछली बार जीती थी, ज्यादातर आकलन जो है उससे ज्यादा ही आप सीट जीतने वाले हैं, तो आपका परफॉर्मेंस तो जस का तस या थोड़ा बेहतर मान लीजिए। कमजोर कड़ी जेडीयू साबित हो गई क्या इस गठबंधन की? नहीं संदीप जी, अभी ये प्रीमेच्योर होगा कहना, और एग्जिट पोल का तो इतिहास रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश 2017, बिहार 2015, लोकसभा के तमाम पिछले 4 चुनाव उठा के देख सकते हैं। और आपने बार बार अपने डिस्क्लेमर में कहा, ये अच्छी बात है कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में जमीन आसमान का अंतर रहता है। ओपिनियन पोल हमने लीड किया, एग्जिट पोल ये लोग लीड कर रहे हैं। अब जो एक्चुअल पोल है वो किसने लीड किया है, अभी 1-2 दिन की बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर जो ये संकेत मिल रहे हैं गुरु, ये लगता है इस चुनावी जो जंग थी, चुनावी जो ये खेल हुआ, आईपीएल की जगह मैं इसे बीपीएल कहूं, बिहार प्रीमियर लीग जो हुई, इसकी पिच, इसकी विकेट तेजस्वी ने तैयार की, नौकरी के मुद्दे से हिले नहीं, इक्का दुक्का मिसस्टेप्स हुए, पर मोटा मोटा जो वो उन्होंने नैरेटिव क्रिएट किया, आपको फोर्स किया उसी पर खेलने के लिए। क्या आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं? नहीं देखिए, ऐसा है संदीप जी, ये प्रश्न आपका बड़ा अच्छा है। और बिहार में पहली बार, और मैं तो बिहार का युवा हूं, यहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, बिहार में पहली बार जात पात से ऊपर उठकर जो राजनीतिक दल, राष्ट्रीय जनता दल की मैं बात करूं, तमाम तरह के जातिगत नागरों से गोलबंदी का काम करता था। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, भूरा बाल साफ करो और तमाम ऐसे नारे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी दिया करते थे। वो राजनीतिक दल भी मजबूर हो गए पब्लिक हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब सिक्योरिटी में बात करने के लिए। इसका श्रेय बैकफुट पर लिए आए क्या आपको? आप बैकफुट पर आ गए इन मुद्दों पर? ना, सवाल ही नहीं खड़ा होता है। देखिए, उनके 15 साल में 95,000 नौकरी दिए गए, हमारे 15 साल में 6 लाख नौकरी दिए गए, तो ये बैकफुट पाने का सवाल खड़ा नहीं होता है। लेकिन एक आप देखिए, हार्टलैंड की पॉलिटिक्स नहीं, आप जंगल राज का नैरेटिव और मुद्दे उठाते रहे, चुनाव क्या कहीं ना कहीं नौकरी और कोरोना की संकट, प्रवासी मजदूरों का दुख दर्द, उसके इर्द गिर्द घूम गया क्या पूरा चुनाव? नहीं देखिए संदीप जी, जंगल राज के बियॉन्ड भी हम लोगों ने विश्वविद्यालयों की बात की। हम लोगों का नारा था चुनाव का, जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। ऐसे सिलेक्टिवली आप नारों को थोड़ी देख सकते हैं। जब आत्मनिर्भर बिहार की बात हो रही थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा वाली को नेशनल यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया है, एम्स आया है, एयरपोर्ट आया है, बुनियादी स्तर पे जैसा बिहार हम लोगों ने 2005 में इनहेरिट किया था, उस बिहार में और आज के बिहार में जमीन आसमान का अंतर है। सौरभ जी जुड़े हुए हम लोगों से, आप सौरभ जी से पूछ सकते हैं। तमाम ऐसे सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे आज बिहार आगे है। एनसीआरबी का देखिए, तमाम आंकड़े मैं यहाँ पे बताने नहीं चाहता हूं, लेकिन आपने बार बार अपने डिस्क्लेमर में कहा कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में किसी को भी अति आत्मविश्वास में रहने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, आपने कहा कि एक जातीय ढांचा था वो तो टूट गया है, वो दरअसल इस बार तेजस्वी ने तोड़ दिया क्या? जो पार्टी MY फैक्टर पर, मुस्लिम यादव वोट बैंक पर ही निर्भर रहती थी, उसने ये समीकरण तोड़ दिए क्या आंकड़े ये भी बता रहे हैं? देखिए संदीप जी, तेजस्वी यादव जी की इतनी काल्पनिक क्षमता नहीं है। मतलब मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन इतनी काल्पनिक क्षमता उनकी नहीं है कि वो पॉलिटिक्स ऑफ आइडियाज करें। उनकी पार्टी ने पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट, पॉलिटिक्स ऑफ कम्युनिटी पे वो लोग सर्वाइव किया है। उनकी अच्छी बात ये रही, उन्होंने अपने पिताजी के लेगेसी को डिसोन करना पड़ा उनको। आप देखिए, तमाम अपने पोस्टरों में से लालू जी गायब हैं, तो ये चुनावी रणनीति काम आ गई क्या? वो जो बैगेज, जो जंगल राज, लालू राज की आप बात करते थे, वो उन्होंने स्लेट क्लीन की क्या? लोगों को वो भा गई? उन्होंने डिसोन किया। अब लोगों को ये भाया कि नहीं, ये तो परसों पता चलेगा, 10 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन उनको डिसोन करना पड़ा संदीप जी। ये एक फाउंडेशनल विक्ट्री है, उनको डिसोन करना पड़ा, उनको जाना पड़ा, बियॉन्ड जाना पड़ा। अभी सौरभ जो बता रहे थे, अभी आपके कार्यकर्ता भी कोई जश्न नहीं मना रहे हैं, ये संभल कर फूंक कर कदम रख रहे हैं। आप भी 10 तारीख का इंतजार करेंगे या ये बदलाव की बहार बह गई है बिहार में? देखिए, हम लोगों की
बहुत संयमित हर्षवर्धन कहा गया। और हम लोग जो पहले ही नगाड़ा बजाने लगते हैं, अब पटाखा छोड़ने लगते हैं, अब बाद में फिर सन्नाटा हो जाता है। आपने देखा था 2015 के चुनाव में, तो हम लोग ऐसी कोई स्थिति नहीं करते हैं। जहां तक सवाल है, मतलब पूरे मुतमईन नहीं है, भरोसा आपको भी नहीं है। भरोसा है तो जश्न क्यों नहीं मनाते? नहीं, पूरे तौर पे भरोसा है, पूरे तौर पे भरोसा है। और पूरे तौर पे ये भी भरोसा है, कल भी मैंने आपको कहा कि हम लोगों की जो विक्ट्री होगी, ग्रैंड विक्ट्री होगी, 160 के ऊपर 180 तक, 175 तक हम लोग जाएंगे। हो सकता है और अप्रत्याशित हो जाए। मैं ये पिछले सप्ताह से बोल रहा हूँ कि दिल्ली टाइप का रिजल्ट भी हो सकता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम अभी से रोड पे और सड़कों पे नगाड़ा बजाना शुरू कर दें। हम लोग बहुत संयम के साथ 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, और कहीं पे एक लेश मात्र भी जिसको शंका किया है ना, वो नहीं है। पूरे बिहार, जो लोग बिहार में रहे हैं, जो लोग बिहार में अभी चुनाव में हम लोग थे पूरे तौर पे, तो हम लोगों को अंदाजा है कि एक एक गाँव, नुक्कड़ महल्ले में इस बार परिवर्तन की हवा थी, और परिवर्तन हो चुका है। मत पत्रिका में बंद तो ये है। बदलाव कैसे हुआ फैजल? एक मिनट, आप पत्रकार भी रहे हैं, अब आप राजनेता का चोगा हटाइए और पत्रकार की भूमिका में मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि ये बदलाव कैसे आया? 4 महीने पहले तक तेजस्वी तो छतरपुर में फार्म हाउस में बैठे हुए थे, कोरोना काल में वो बिहार से गायब थे, फिर आरएलएसपी, वीआईपी, हम सब आपको छोड़ गए, वो मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी को मानने को तैयार नहीं थे, और एक तरफ पूरी फौज धुरंधरों की, प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह। ये बदलाव अगर ये आया है, अगर बहुत बड़ा अगर है, मैं उस बात पर कायम हूं, ये बदलाव आया तो ये कैसे आया? मैं आपको बताता हूं। देखिए, मीडिया बहुत ज्यादा, हमारी जो मीडिया है बहुत इन्वेस्टिगेटिव नहीं है और बहुत ज्यादा अंदर जाकर के तहकीकात नहीं करती है। जिन दिनों की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं 2019 का चुनाव जो मैं भी लड़ रहा था, जब हम लोग सारे लोग चुनाव हारे पार्लियामेंट का, तो उसके बाद विवेचना बैठक हुई दिल्ली में, पटना में 10 नवंबर में रावी जी के आवाज पे, और उस पर एक एक बात पे बहुत गहन उस पर विश्लेषण किया गया कि क्या क्या गलत हुआ और क्या क्या सही करना है, किस तरह से बननी है। तो विश्वास कीजिए मेरी बात का संदीप जी, कि उस चुनाव नतीजे आने के बाद से हम लोगों की पूरी मशीनरी लगी हुई थी। वो बूथ वाइज हर चीज का आंकलन किया गया, डेटा निकाले गए, सारी कुछ किया गया, और उस वक्त से हम लोग प्रिपरेशन में थे। तो और जो ये कहते हैं लोग कि वो आए, ठीक है, तेजस्वी जी यहाँ आए थे और लॉकडाउन में यहाँ फंस गए थे, लेकिन 20-25 दिन फंसे रहे तो उसके बाद वो वापस चले गए थे। लेकिन उस पीरियड में भी मैं चूंकि अंदर से जाके चीजें देख रहा हूँ, तो सारी व्यवस्था यहाँ पे चल रही है। रणनीतिकार कौन है आपका? ये नौकरी का मुद्दा अब तो खुलासा कर सकते हैं कि नौकरी का मुद्दा मुख्य मुद्दा बनाया जाए। रणनीतिकार कौन है? देखिए, अभी किसी ने कहा कि उनमें इतनी सोच नहीं है। इन लोगों को अब कम से कम अपने बोलने से पहले सोचना चाहिए कि एक आदमी जो स्टेज पे आके स्पॉन्टेनियसली पॉलिटिकल डिस्कोर्स सेट करता है, उसके विजन को ये लोग चैलेंज कर रहे हैं, और इसी का जवाब नाम बताएंगे रणनीतिकार कौन है? ये एक पूरा ग्रुप है, एक समूह है। हरियाणा कनेक्शन तो नहीं है? अब मैं बता देता हूं, डिस्क्लोजर दे देता हूं, मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं हरियाणा का हूं। हरियाणा कनेक्शन है क्या? संजय यादव नाम का व्यक्ति है क्या मुख्य रणनीतिकार? एक नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, किसी एक को चिन्हित आप नहीं कर सकते हैं। इसमें मैंने कहा 25 लोग हैं, जिसमें 5-7 बहुत ही मुख्य लोग हैं। 25 से 30 ठीक है। अजय उपाध्याय, आप थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं। कमजोर कड़ी, मैंने उधर पूछा, सत्ता पक्ष में जेडीयू साबित हो रही है। आशंकाएं ये थी कि कांग्रेस कमजोर कड़ी होगी, 10, 15, 20 सीटों पर ही ना सिमट जाए। आप पद्दी चढ़ के आपको फायदा हो गया आरजेडी की? नहीं, पहले तो कमजोर कड़ी नहीं, हम एक सहभागी थे, एक सहयोगी थे, और मजबूत कड़ी की भूमिका निभाया है कांग्रेस ने। पूरे चुनाव के दौरान जो डिस्कोर्स, पॉलिटिकल विमर्श, जो राजनीतिक विमर्श जो हम लोगों ने सेट किया, उसमें सकारात्मक राजनीति की दिशा दी गई। चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, या स्वास्थ्य का मुद्दा हो। जबकि आपके जो सरकार है और सरकार की जो के तरफ से जो मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने जो डिस्कोर्स सेट किया था, वो डिस्कोर्स था कहीं ना कहीं नफरत का, बंटवारे का, कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रचार का, और एक महत्वपूर्ण बात जरूर रही, सरकार की नाकामियां।
ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को एक एंटी दिशा दिया। इनकम्बेंसी आ भी रही, कोरोना काल भी था, लेकिन जो ये सत्ता पक्ष एनडीए लगातार एक नारा बुलंद कर रहा था कि डबल इंजन सरकार बनाम डबल युवराज, पर ये डबल युवराज ना होकर ये अगर जीत होती है, अगर, फिर से मैं अगर कह रहा हूं, अजय उपाध्याय विपक्षी महागठबंधन की, तो सेहरा अकेले तेजस्वी के सर बनना चाहिए ना। ये फिर तेजस्वी की जीत होगी, डबल युवराज की नहीं। वो जो बीजेपी जिन्हें कहती थी ना जंगल राज के युवराज, ये जीत उनकी है। देखिए, पहले तो ये नकारात्मक प्रचार की हार हुई है, न कभी जंगल राज था न कभी महाजंगल राज की हमने बात की। आज भी हिंसा, लूट, डकैती सर्वाधिक बिहार में रही है, और ये मेरा कहना नहीं है, एनआरसीबीसी का डाटा है, आपने देखा होगा। जहां तक विकास की बात थी तो विकास भी नीति आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि भुखमरी, गरीबी, कुपोषण और अशिक्षा के मामले में बिहार सबसे निचले पायदान पे है। हमारी बात जहां करते हैं, निश्चित तौर पे एक सामूहिक लड़ाई थी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में हम लोग चुनाव लड़े। तेजस्वी यादव जी का युवा नेतृत्व, पूरी बिहार की राजनीति, बिहार के लोगों का आशीर्वाद और मुद्दे, जो राजनीतिक मुद्दे हम लोगों ने सेट किए, जाति धर्म से ऊपर उठकर, नफरत और बंटवारे की राजनीति से ऊपर उठ करके विकास का मुद्दा और बुनियादी मुद्दे, रोजगार का मुद्दा सर्वाधिक बड़ा मुद्दा है। और ये रोजगार का मुद्दा सिर्फ नीतीश कुमार के विरुद्ध नहीं है, स्थानीय मुद्दे हावी हो गए, जो बिहार की जनता की दिक्कतें थी वो हावी रही। 370 की बड़ी बात हुई, चीन से तकरार की बात होने लगी, सीए, एनआरसी भी आ गया था। ये बिहार के मुद्दे नहीं थे क्या? ये एक टैक्टिकल मिस्टेक हुई है? मुझे ऐसा लगता है हमारी पार्टी ने बराबर विकास को ही प्राथमिकता दी, और एक केंद्रीय मुद्दे के तौर पर हम सड़कें, बिजली और इनकी बात करते हैं। और मुझे लगता है बिहार के विमर्श में विपक्ष को भी अगर रोजगार जैसे सवाल उठाने की स्थिति हुई तो जनता की अपेक्षाएं जब जगती हैं, लोगों को लगता है कि इतनी सारी चीजें हुई हैं तो कुछ और भी चीजें हो। इसका श्रेय निसंदेह नीतीश कुमार जी को जाएगा। नहीं, उन्होंने उम्मीदों को श्रेय कह रहे हैं आप। देखिए, जनता में अगर एक उम्मीदों की लहर जगी, ये दिल मांगे मोर, ये। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।